Good morning, friends. First of all, thank you for joining on the Sunday morning. Generally, Sunday is fun day, but today we will have a Sunday is fun day plus learning day. So we will try to learn today top 10 mistakes to avoid it while investing. राइट। तो जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या करना चाहिए वो गूगल से भी पता चल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या करना चाहिए वो कोई एक फिनटेक प्लेटफॉर्म भी आपको बता सकता है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए वो एक एडवाइजरी आपको बता सकता है। राइट। सो टुडे वी विल ट्राई टू लर्न टुडे दैट विच आर द थिंग्स विच वी नीड टू अवॉइड इट व्हाइल इन्वेस्टिंग। जैसे एक बॉलर सक्सेसफुल होने के लिए प्रैक्टिस करता है कौन सी डिलीवरी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, सेम एज ए बैट्समैन प्रैक्टिस करता है सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा शॉट्स खेलना चाहिए कौन सा नहीं खेलना चाहिए। सेम एज ए इन्वेस्टर we should know which are the things which we need to know and which are the things which we need to avoid it. So that we will try to learn today by these sessions, right? So to address these sessions we will have Mr. Ankur Agnihotri. He is having a rich experience of this particular field. As an investor he is having a rich experience. As a trainer he is having a very rich experience, and currently he is senior vice president at Invesco Asset Management Company since 2017. So all put together, he is having a more than 20 years of experience for this particular field. So he will guide us through this session, which are the mistakes which we need to avoid to become the successful investor and to become the successful, to get the successful investments. Right. So I request each one of you to pay attention for next 30 to 40 minutes to make the most of it. Right. So now I would request Ankur bhai to come and forward the session. Thank you so much, Ravindra, and very good morning, everyone, for taking your time out and choosing to spend with us. So हम लोग क्या करेंगे आज? I understand संडे का मॉर्निंग है एंड बहुत सारे प्लान्स आपकी तरफ होंगे, पर्सनल कमिटमेंट्स होंगी, कुछ चीजें आपको एंजॉय करना होगा. सो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं. And that's where what we are trying to do today is we are trying to address 10 mistakes which an investment journey can bring ahead of you, and it can create a kind of hurdle for you. जब मैं ये 10 मिस्टेक्स की बात कर रहा था, टॉपिक थोड़ा सा अलग है एंड इसके ऊपर काफी फोकस भी नहीं किया जाता, बट ये टॉपिक मेरे दिल के काफी करीब है एंड इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कहानियां लेके आए. एंड आज के टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसी 8-10 कहानियां लेके आएंगे जिसके थ्रू हम लोगों को जो हम रोज की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जोड़ने का कोशिश करेंगे ताकि ये मैसेज हमारे दिल के काफी करीब रहे. So let me start with the first thing and ये टॉपिक क्यों चाहिए? ये टॉपिक इसके लिए चाहिए कि एज अ पर्सन मुझे थोड़ा सा हाइकिंग का शौक है. And what do I mean by hiking is, fortunately I am based out of Mumbai, and मुंबई में आजू बाजू बहुत सारे पहाड़ है एंड बाजू में जब पहाड़ होते हैं तब चढ़ने का भी मन करता है एंड ऐसा ही कुछ शौक हमारे दिल में था एंड फॉर्चुनेटली आई एम एबल टू परस्यू इट. इनिशियली जब पहाड़ चढ़ना होता है तब हमको बताया जाता है कि कैसे पैर रखे, कौन से तरीके से शूज पहने, कौन से तरीके के कपड़े पहने, कितना पानी की बोतलें आप अपने साथ लेके जाए, किस हिसाब से हमारा पूरा स्ट्रेंथ को बरकरार रखे एंड कौन सी चीज हम लोग करनी चाहिए जिससे हम लोग पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच सके. बट ये सब करने से आप पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच तो जाओगे, बट इसके ये पूरा मैसेज इनकम्प्लीट है जब तक आपको ये पता ना चले कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. एंड ये चीज आपको पहाड़ चढ़ते वक्त ही पता चलेगी. एक छोटा सा नियम है पहाड़ चढ़ते वक्त कि जब एंड व्हेन यू आर डूइंग इनटू अ ड्राई सॉइल, जैसे कि सह्याद्री है यूजुअली ड्राई सॉइल रहती है एंड देन मॉनसून्स में इट बिकम्स कंप्लीटली वेट. तो यहाँ पे चढ़ने के लिए ना 2-3 चीजें बहुत ज्यादा अहम से ध्यान देना पड़ता है. द फर्स्ट इज कि आप कहाँ पे पैर रखें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फर्म पत्थर के ऊपर पैर रखें.
सेकंड इज जितना हो सके उतना लूज सॉइल के ऊपर पैर ना रखे, बिकॉज लूज सॉइल के ऊपर अगर आप पैर रखोगे तो इवेंचुअली फिसलने का डर रहता है एंड देन यू कैन कम बैक ऑल्सो। थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लूज पत्थरों पे पैर ना रखें। लूज पत्थरों पे इसके लिए पैर नहीं रखना होता है क्योंकि अगर आपने लूज पत्थरों पे पैर रखा तो हो सकता है कि वो पत्थर हिल जाए, एंड अगर वो स्टोन हिल गया तो शायद आपका पैर मुड़ सकता है, शायद आप वहां से गिर सकते हो, शायद छोटी सी चोट भी आपको आए। एंड पहाड़ के ऊपर चोट आना बहुत रिस्की चीज होता है। रिस्की चीज इसके लिए होता है कि अगर आपको पहाड़ के बीच में चोट आई तो उधर तक ना कोई एम्बुलेंस पहुंचती है ना कुछ पहुंचता है, आपको चल के ही नीचे आना पड़ता है, जो काफी तकलीफ देह होता है। ऑल्सो उसके लिए काफी समय भी लग सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इन टुडेस प्रोग्राम कि हम जो इन्वेस्टमेंट का पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर हमने हमारी पानी की बोतलें लेके रखी, हमने सही शूज लेके रखे, सही कपड़े भी लेके रखे, बट आज हम सीखेंगे कि कौन से वो जो लूज पत्थर है जिसके ऊपर हमको पैर नहीं रखना है, एंड ताकि अगर हम लोग उसके ऊपर पैर नहीं रखे तो हमारी जर्नी बहुत ही स्मूथ हो सकती है। ये लर्निंग्स है मेरी पर्सनल लाइफ के, ये लर्निंग्स है हमारे आम तौर के इन्वेस्टर्स को देखते हुए जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक किताब भी छापी है, ये किताब आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। बट लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट मिस्टेक व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच इज डोंट लेट योर हार्ट रूल योर हेड। कई दफा जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हम हमारे दिल की ज्यादा सुनते हैं बट दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालते। एंड लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसा कि कहा कि हर एक कहानियों के पीछे, हर एक मिस्टेक्स के पीछे हम लोग कुछ कहानियां बताएंगे, तो ऐसा ही एक काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ मेरी जिंदगी में। नॉट लॉन्ग बैक, करीबन 3-4 महीने पहले, जब दिसंबर का महीना था, 4 महीने प्लस हो गए अभी, दिसंबर का महीना था, हम लोग सब दोस्त साथ में बैठे थे। एंड जब हम लोग दोस्त साथ में बैठे थे तो सोचा था कि न्यू ईयर पे करना क्या है, एंड हम सबके दिल में कुछ ना कुछ होता है कि नए साल में कुछ एक ऐसी चीज पकड़े जिसको लेके हम लोग लंबे समय तक रह सके, हमारे जिंदगी में परिवर्तन आ सके। हर एक ने अपना अपना परिवर्तन का कौन सी नई चीज पकड़ेंगे उसके बारे में चर्चा की। एंड वहां पे मेरा एक बहुत ही उत्तेजित दोस्त थे, उन्होंने बोला कि मैं मेरी सेहत पे ध्यान दूंगा। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। आई सेड ओके ग्रेट, आपको आपकी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। एंड उन्होंने ये करीबन 25 दिसंबर का समय था, हल्की सी ठंडक थी, एंड उन्होंने जाके जिम में एनरोल किया। अभी जब से एनरोल किया उन्होंने बोला 1 जनवरी से मैं जिम जाऊंगा। I was very, very impressed. I said, okay, look, this is called as commitment कि उन्होंने जब से बोला है तब से नेक्स्ट डे जाके एनरोल किया एंड डेट भी डिसाइड की कि 1 जनवरी से वो ज्वाइन करेंगे। उसके लिए सब कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीदे, वो जिम के अंदर गए। 1 जनवरी जब वो जिम में गए तब उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं पूरे 1 साल में मेरी पूरी बॉडी को चेंज कर डालूंगा एंड आई विल बी लाइक द नेक्स्ट ग्रेट गाय और ह्यूमन बीइंग स्टेइंग ऑन द प्लैनेट। एक्साइटमेंट तो रहती है बट एक्साइटमेंट को कंट्रोल भी करना चाहिए। शायद वो हल्का सा इनसे रह गया। जैसे ही जिम के अंदर गए, जिम के अंदर काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स देखे उन्होंने कुछ स्ट्रेंथ का था, कुछ कार्डियो था, फ्लेक्सिबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें थी। जाके कंफ्यूज हो गए, बोले कि क्या करना है इसके अंदर। उधर जाके उन्होंने, वहीं एक लोकल फ्लोर पे ट्रेनर थे, उन्होंने पूछा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे समझे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक पर्सनल कोच नहीं रखा था, बट ये कॉमन ट्रेनर है। उन्होंने बताया कि ये जिम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है जिसको हम लोग स्ट्रेचिंग का हिस्सा बोलते हैं। हमारा शरीर थोड़ा सा अखड़ा हुआ रहता है, तो अगर आप नया एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो वो अखड़ापन निकालने के लिए आपको स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। तो ये वो जो हिस्सा है वो स्ट्रेचिंग का है। दूसरा जो हिस्सा है जिम का है वो है कार्डियो का। कार्डियो का मतलब शरीर में जितना भी आपका फैट जमा हुआ होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसको निकालने के लिए एंड आपका वेट लॉस करने के लिए कार्डियो की जरूरत पड़ती है। ओके, और ये जिम का तीसरा हिस्सा है जो हिस्से को हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये होता है कि इट मोर ऑफ वेट्स, तो वजन उठाना होता है एंड आपके मसल्स को वो ताकत देता है। अभी ये उत्तेजित दोस्त हम देख के काफी एक्साइट हो गए
एंड उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं ज्यादा ताकत जनरेट करूंगा, एंड इसीलिए सबसे पहले वो पहुंच गए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे एंड जोर जोर से वजन उठाना शुरू कर दिया। ये 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, उनके हाथ पैर भी बहुत दुख रहे थे, बट स्टिल वो कंटिन्यू करते गए। फाइनली बाय द एंड ऑफ 7 डे ही रियलाइज्ड कि उनको एक लिगामेंट टेयर आया है, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी रिस्की। कई बार हम हमारे दिल की सुनते सुनते वो लेवल पे चले जाते हैं कि जब तक हमको पता ही नहीं चलता, जब तक हमारे जिंदगी के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। And that's exactly what happens into our investment journey. हम कई बार उत्तेजित हो जाते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है, मेरे को यही एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, मेरे को रियल एस्टेट में ही करना है, म्यूचुअल फंड में यही मार्केट कैप में करना है, यही फंड में करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड अगर हम लोग बहुत ज्यादा दिल की सुनना कोशिश करें तो देन इवेंचुअली वी विल एंड अप इनटू अ बिग प्रॉब्लम, जिससे रिकवर होने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। एंड हेंस एक इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपको आपके एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, आपके प्लान्स डिसाइड करने चाहिए कि पहले मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है या पहले मुझे स्ट्रेचिंग करना है जिससे मेरी बॉडी खुल जाए, उसके बाद मैं कार्डियो करूंगा एंड उसके बाद मैं स्ट्रेंथ करूंगा। एक प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो इवेंचुअली आपके जिंदगी के, इन्वेस्टमेंट की जिंदगी के एक्सीडेंट्स काफी कम हो सकते हैं। एंड दैट्स योर रूल नंबर 1। पहली जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, जो लूज रॉक आपका पहला है, वो ये है कि दिल से ज्यादा दिमाग से आपका डिसीजन ले लीजिएगा। अगर आप दिमाग से डिसीजन लोगे तो शायद आप सही डिसीजन ले पाओगे एंड यू विल बी एबल टू स्केल अप योर माउंटेन। सो दैट्स योर मिस्टेक नंबर 1। लेट्स गेट इनटू द सेकंड पार्ट विच इज मिस्टेक नंबर 2। एंड ये चीज काफी दफा आती है कि एक गिरते मार्केट में हम लोग एसआईपी बंद करते हैं। अब ये क्यों होता है? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। अगर इसको मैं अपने आम तौर पे जिंदगी में देखना चाहे तो हम सब लोगों के पास, सब लोगों के कोई ना कोई, आई अज्यूम दैट हमारे बच्चे हैं, राइट? एंड अगर नहीं भी है तो हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों की तरफ हम लोग देखते भी हैं। अभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता तो वो बच्चे के वो सब्जेक्ट के क्लासेस या स्टडीज बंद कर देते हैं। कभी हमने ऐसा देखा है? हमारे खुद के घर के कितने बच्चों के एग्जाम्पल्स होते हैं। हर एक बच्चा हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता, बट अगर वो ऑन एन एवरेज अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनफैक्ट ज्यादा उसके ऊपर ट्यूशंस लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके साथ ज्यादा समय बिताए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा तेजी से वो सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सके। एंड दैट्स एग्जैक्टली इट इज कि जो चीज हल्की सी वीक पड़ रही है उसके ऊपर ज्यादा निवेश करो। एंड अगर हमने ज्यादा निवेश किया तो शायद हमारा बच्चा काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली हैपेंस इन एसआईपी। यहां पे कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं कि जब मार्केट गिरता है, आप अगर सेम एसआईपी रखोगे तो शायद वो गिरे हुए मार्केट में आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पाओ। It's as good as you are continuing with your entire efforts and getting higher results. It's as good as अगर आपके बच्चों के अंदर एग्जाम्पल पे लेना चाहे तो वो वही है कि सेम क्लासेस में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं आपको, जस्ट बिकॉज वो सेम क्लासेस में आप उसको भेजते रहे। इससे भी और बेहतर होता है कि आप एडिशनल क्लास लगाए, बट वो लगाए आपका डिसीजन है, बट आप क्लास से जरूर उसको नहीं निकाल दोगे। एंड ये हंगर होना चाहिए कि जब भी मार्केट गिरता है हमको पूरे से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एसआईपी बरकरार रहे। हमको एक प्रकार का ग्रीड अंदर होना चाहिए कि मैं कितने ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर पाऊं, बिकॉज जितने ज्यादा यूनिट्स में इकट्ठा कर पाऊंगा उतने ही ज्यादा वैल्यूएशंस मेरा जब मार्केट ऊपर आएगा तब वो वैल्यूएशंस के अंदर कन्वर्ट होगा एंड इट विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग मी। सो हेंस नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट गिर रहा है एंड आपके दिमाग में वो सोच आए कि मैं मेरी एसआईपी बंद कर दूं, जरा ये एग्जांपल को याद रखिएगा कि क्या आपने अपने बच्चों की क्लासेस बंद की थी
जब उसके हल्के से कुछ कम मार्क्स आए थे किसी एक सब्जेक्ट के अंदर. एंड दैट्स व्हाट यू नो, व्हेन मार्केट्स फॉल, बी हंग्री फॉर यूनिट्स. जितने ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर पाए उतने ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा. सो दैट वाज योर लूज स्टोन नंबर 2. लेट्स गेट इनटू हमारा तीसरा लूज स्टोन. डोंट अंडरमाइन द रिस्क. यू नो, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, रिस्क हमेशा सामने आता है एंड रिस्क को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है. यू नो, जब मैं रिस्क की बात करता हूं एंड जब आज के तारीख में बहुत कुछ चीजें ऑटोमेशन की तरफ गई है, यू नो, मेरी जिंदगी का एक जर्नी मुझे हमेशा याद रहता है. एंड वो जर्नी ये है कि यू नो, जब हमने यू नो काफी अभी 2 डिकेड्स होने आए, जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, हल्का सा पगार भी आना शुरू हो गया था, तब मेरी पहली गाड़ी थी एक सेकेंड हैंड कार. एक सेकेंड हैंड कार ली थी. सेकेंड हैंड कार अगर हम लोग लेते हैं तो उसके हल्के से कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. आपको बहुत ध्यान से चलाना होता है. लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. कहीं पे भी आपका कार्बोरेटर बंद पड़ जाए, कहीं पे भी आपका इंजन बंद पड़ जाए, शायद आपके यू नो आपके लाइट्स कई बार आपको धोखा दे देते हैं, कई बार आपके टायर्स आपको धोखा दे देते हैं. ये सब मौके के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक सतर्क होना बहुत जरूरी है. एंड जब भी वो गाड़ी लेके मैं जाता था, बहुत ही ज्यादा अलर्ट हुआ करता था कि कौन सी रिस्क मेरे ऊपर आ जाए. शायद वो टायर पंचर हो जाए, शायद मेरा कूलेंट खत्म हो जाए, शायद मेरे गाड़ी के अंदर का वो लाइट है वो लाइट चलना बंद हो जाए. एंड भगवान ना करे बारिश गिरे तो बाप रे बाप, अगर बारिश गिरे तो हल्का सा वो पानी भी अंदर आता था, तो उससे बचने के लिए मैं क्या वो वहां पे कपड़े लगा हुआ है. वो सब पुरानी कहानियां हुआ करती थी. जैसे जैसे और मैं इंडस्ट्री में काम करता गया, वैसे एक पहला मौका आया जब मैंने पहली कार ली. मेरी पहली कार एक हैचबैक थी. नाउ दिस वाज अ न्यू कार अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी. ये नई कार की कुछ खासियत थी. खासियत ये थी कि पहले के कार में अगर मेरे को मेरे शीशे नीचे करने हो तो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था. यहां पे ये शीशे नीचे उतरने के लिए सिर्फ आगे के 2 शीशे के लिए वो फैसिलिटी थी, पीछे के शीशों के लिए नहीं थी. बट आगे के 2 शीशे अगर मेरे को नीचे लेना हो तो मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है, वो बटन से शीशे नीचे उतरते थे. पावर स्टीयरिंग था. पावर स्टीयरिंग एक ऐसा अहम हिस्सा था जिससे मेरे हाथों को बहुत ज्यादा आराम मिला एंड चीजें बहुत आसानी से शिफ्ट होने गई. मतलब हल्का सा घुमाने के बाद गाड़ी शिफ्ट हो रही थी. गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से सर्विस कर रही थी. उनका पैकेजिंग काफी अच्छा था, एसी चल रहा था, रेडियोस था उसके अंदर. एवरीथिंग वाज जस्ट देयर एंड आई वाज वेरी हैप्पी. वो गाड़ी मैंने थोड़े समय के लिए चलाई एंड देन आई माइग्रेटेड टू द नेक्स्ट कार. अभी पहले कार में मैं हल्का सा कम सतर्क था बिकॉज यहां पे हर एक चीज यू नो अवेलेबल थी. तो फर्स्ट कार इट वाज अ प्रॉब्लम, सेकंड कार इट वाज एवरेज, थर्ड कार जो ली आई पिक्ड अप अ सिडान. एक अच्छी सी सिडान थी. इसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज थी जो पहले 2 गाड़ियों में नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल फॉग लाइट. अगर मेरे को पहाड़ों में कहीं जाना है तो फॉग लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सिर्फ एक बटन मैंने घुमाया तो वो फॉग लाइट चालू हो गया. फॉर एग्जाम्पल यू नो ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल. आई मीन पहले के कार में मेरे को अगर कहीं ठंडक लगती थी तो मैं एसी का एक बटन नीचे करता था. यहां पे मैंने एक टेम्परेचर रख दिया एंड वो एसी चल गया. फॉर एग्जाम्पल कांच नीचे उतरना वो हर एक 4 शीशों के अंदर अवेलेबल था. गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो बीप आता था कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप इसका ध्यान रखिएगा. एंड सबसे बेहतरीन चीज, अगर मैं कोई लंबे जर्नी में जा रहा हूं एंड मेरे को कोई एक ही स्पीड में गाड़ी चलानी है तो वहां पे था क्रूज कंट्रोल. व्हाट वाज क्रूज कंट्रोल? कि मैंने क्रूज दबाया एंड वो एक ही स्पीड में गाड़ी आगे चलने लगी. नाउ ऑलमोस्ट जो चीजें मुझे सतर्क रखती थी सभी चीजें ऑटोमेटिक हो गई है. नाउ इमेजिन कीजिएगा ऐसे गाड़ी के अंदर मैं किसी हाईवे पे चला जाऊं, मैं बोलूं कि टाइम भी स्पीड भी अपने आप से है, मेरे शीशे भी अपने आप से चलते हैं, ऑटोमेटिक एसी भी चल रहा है, मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अभी एकदम पीछे पैर पे पैर रख के गाड़ी चलने दूंगा. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. बिकॉज ये था आपके खुद की रिस्क पे कंट्रोल करना, बट बाहर की रिस्क पे आप कैसे कंट्रोल करोगे? एंड इसीलिए मुझे हमेशा उस वक्त भी सतर्क रहना पड़ता है, आज भी सतर्क रहना पड़ता है, बिकॉज पता नहीं कि कौन सी गाड़ी मेरे सामने आ जाए.
पता नहीं कौन सी गाड़ी मेरे को ओवरटेक करे, पता नहीं कहां पे मुझे स्पीड कम करनी पड़े, कहां पे स्पीड बढ़ानी पड़े। एंड इसीलिए ये जो एक्सटर्नल रिस्क है उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। नाउ मेरे जो रिस्क पहले थे एंड आज थे, दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों में जगह पे मेरे पास रिस्क थे, बट यहां पे द रिलेटिव रिस्क वाज लेसर, बट इट वाज नेवर जीरो। एंड हेंस यहां पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये रिस्क को कैसे मैनेज करें। एंड दैट्स वेयर कहीं पे भी अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेस मिले कि बहुत कम समय में ज्यादा आपने कमा लिया रिटर्न्स, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कि बस ये हो गया, इसी के इसके आगे मुझे और कुछ नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ पैर पे पैर रखे बैठना है वो गाड़ी में, तब ये चीज याद रखना कि आपने आपकी गाड़ी का रिस्क कम कर दिया है, बाहर का रिस्क हमेशा रहेगा। तो रिस्क कैन नेवर बी जीरो एंड आपको वो रिस्क को मैनेज करना है। सो इसीलिए कई दफा इन्वेस्टर्स उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ कॉर्नर्ड कॉल्स लेते हैं कि मेरे को मिड कैप्स में डालना है, लार्ज कैप्स में डालना है, या फिर मेरे को इसी तरीके से निवेश करना है। तब आप ये सोचिएगा कि बाहर का रिस्क अगर आपको हिट करे तो आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करोगे। एंड दैट्स वेयर रिस्क को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उसको मैनेज करने की तरकीब ढूंढिएगा। एंड उसको मैनेज करने के बहुत तरीके हैं, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता देंगे एंड उसके थ्रू आप आपके रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, राइट। सो दैट वाज योर स्टोन नंबर 3। लेट्स गेट इनटू द स्टोन नंबर 4। एंड ये चौथी मिस्टेक जो कभी ना कभी हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में आते हैं, करेक्शंस। करेक्शंस नाम सुनते ही एक हल्की सी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एंड बढ़े क्यों नहीं, बिकॉज ये आखिर सवाल हमारे पैसों का है। एंड जब मैं करेक्शंस की बात करता हूं, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी कहानी आती है। आई विल शेयर इट अक्रॉस। मैंने एक मूवी देखी एंड वो मूवी इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट होती है। वो मूवी का नाम है फॉल। ये मूवी की हल्की सी कहानी बताता हूं। 2 महिलाएं होती है, एक का नाम होता है बेकी, दूसरे का नाम होता है हंटर। वो लोग एक एविड ट्रैकर्स होते हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित होते हैं। बीच में ब्रेक लगता है एंड देन इवेंचुअली वापस वो लोगों को चढ़ाई से जो आनंद मिलता है, वो आनंद वापस लेने की इच्छा होती है। वो देखते हैं कि शहर से बहुत दूर एक बड़ा सा रेडियो टावर है। रेडियो टावर पता है ना, जो लोहे का होता है, वो रेडियो टावर है। वो रेडियो टावर करीबन 2000 फुट ऊंचा है एंड वो रेडियो टावर उनको चढ़ना है। ये बहुत ही पुराना रेडियो टावर है एंड अगर हमने अभी चढ़ाई नहीं की तो कुछ दिनों बाद ये गवर्नमेंट ये रेडियो टावर को निकाल देगा। तो वो दोनों निकलते हैं, सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के वहां पे पहुंच जाते हैं रेडियो टावर में। देखते हैं तो अरे बाप रे, ये पूरा इतना लंबा है, 2000 फुट रेडियो टावर। वो 2000 फुट ऊंचे रेडियो टावर में जाना है। वो सीढ़ियों के ऊपर पैर रखते हैं, सीढ़ियों के ऊपर काफी जंग लगा हुआ होता है। पहले जाते जाते हल्का सा डर लगता है, बट धीरे धीरे वो जो ओपन सीढ़ियां है, वो ओपन सीढ़ियों में चढ़ के वो लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, क्या पता चलता है, उनकी जो सीढ़ियां है जिसके थ्रू वो ऊपर पहुंचे थे, वो सीढ़ियां टूट जाती है। अब क्या करें? हम लोग जमीन से 2000 फुट ऊंचे एंड वहां पे किसी से भी संपर्क ना हो सके ऐसी जगह पे, एंड नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। कैसे करें? दिमाग अगर आपका संयम उस वक्त नहीं रहा हो तो वो लोग वहां से एक ऐसी हरकत कर बैठते जहां पे इनकी जान चली जाती। वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। तो पहली कोशिश ये करते हैं, उनके पास कुछ ड्रोन होता है, वो ड्रोन को उड़ा के सोचते हैं कि वो ड्रोन को कहीं तक लेके जाए और उसके अंदर चिट्ठी लिखे। अनफॉर्चुनेटली वो ड्रोन जब तक जाता है वो टूट जाता है एंड वो मैसेज पहुंच नहीं पाता। वो उनका मोबाइल फोन निकालते हैं, देखते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर मैं मैसेज डाल सकता हूं कि नहीं। मोबाइल फोन के अंदर भी मैसेज नहीं जा रहा था। उन्होंने क्या किया, एक अपना शूज लिया, वो शूज के अंदर अपने मोबाइल फोन में मैसेज टाइप किया। वो मैसेज टाइप करके वो शूज को बंद कर दिया एंड शूज को नीचे फेंक दिया ताकि वो मैसेज जा पाए। वो मैसेज गया नहीं। ऐसे करते करते उन्होंने काफी कोशिशें की, बट वो कोशिशें नाकाम रही।
फाइनली उन्होंने और एक काम किया कि उनका एक और दूसरा मोबाइल फोन निकाला, दूसरा मोबाइल फोन उन्होंने वापस नीचे फेंका एक हल्के तरीके से, एंड वो मैसेज भेजने की कोशिश की। वो मैसेज गया, लोग उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए, एंड अनफॉर्चुनेटली एक महिला जिंदा नहीं रह पाई, बट दूसरी महिला जिंदा रह पाई। उसके अंदर काफी ज्यादा वो कौन से स्ट्रगल्स हो सकते हैं, वो स्ट्रगल्स को उन्होंने बताया है। बट एक सीख जो मैं पर्सनली लेता हूं कि जब डिफिकल्ट टाइम्स होता है तब हमको पैनिक नहीं करना है। अगर हम लोग डर गए, अगर हम लोग हड़बड़ा गए, तो शायद हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाए। हम लोग वहीं पे है जो 2000 फुट ऊपर जमीन से नीचे आने की सीढ़ी हमारे पास नहीं है। बट अगर हम लोग हमारे दिमाग से काम रखेंगे तो शायद हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकल जाएगा। वो ऑप्शंस के अंदर हम लोग लोगों से संपर्क कर पाएंगे एंड हम लोगों को एक सही तरीका मिल जाएगा। इसके लिए पैनिक में कोई करेक्शंस में कोई डिफिकल्ट पैनिक डिसीजंस लेना मत, बिकॉज अगर वो डिसीजंस लोगे तो वहां पे उनको जिंदगी का खतरा था, यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स का खतरा है जो परमानेंटली आपके साथ होगा। एंड दैट्स वेयर नेवर, कभी भी हड़बड़ा मत जाइएगा। करेक्शंस आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मार्केट का अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखोगे तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी ज्यादा हुआ है। एंड आप पहले इंसान नहीं है होंगे जिन्होंने करेक्शन देखा होगा। आपके पहले भी बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने करेक्शन देखा है, आपके बाद भी बहुत सारे इंसान होंगे जिन्होंने करेक्शंस देखेंगे। बट सिर्फ वही इंसान मार्केट से कमा पाता है जो ये करेक्शंस को अपने फायदे में ले सकता है। ये करेक्शंस को अपने फायदे में कैसे ले सके, इसके लिए भी आप आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बहुत सही तरीके से बताएंगे कि एक करेक्शन का भी कैसे फायदा उठाया जा सकता है। एंड दैट्स योर स्टोन नंबर 4. Let's get into the next stone, and that is stone number 5. ज्यादा है तो बेहतर है, ये एक कहावत हमेशा मैं कहीं ना कहीं से सुनता रहता हूं। बट क्या एक्चुअली ज्यादा है तो बेहतर है? बहुत से इन्वेस्टर्स ये थियरी में रहते हैं कि मैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करूं उतना ही ज्यादा मेरे को फायदा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, I can give you one small example कि इमेजिन कीजिएगा कि आपको जूतों का बहुत अच्छा शौक है, या फिर अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी तरीके से दिखने का बहुत अच्छा शौक है। अभी अच्छे दिखने में आपके जूते भी काम आते हैं, आपके शर्ट भी काम आते हैं, बट जूते आपके दिल के सबसे करीब है। तो आपको अच्छा ड्रेस होने के लिए आप बाजार जाते हैं, बाजार से 10 किस्म के जूते लेके आते हैं। अभी आपके घर में पहनने के लिए कपड़ों के पेयर्स है 3, बट जूतों के पेयर्स है 10। अभी 10 जूतों के पेयर्स एंड कपड़े के पेयर्स 3, तो कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। अच्छा, 10 जूते लेके आए तो आप ये सोचेगा कि ये 10 जूते आप कितने फ्रिक्वेंटली पहनोगे। इसके अंदर शायद 1 या 2 जूता ही होगा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा, मतलब 10 लड़कों में से सबसे दिल के करीब वाला लड़का। ऐसे ही 10 अच्छे जूतों में से सबसे करीब वाले जूते जो है वो 2 या 3 ही होंगे जो आप पहनोगे। बट अगर आप वही पैसा कुछ शर्ट्स में लगाओगे, कुछ पैंट्स में लगाओगे, कुछ एक्सेसरीज में लगाओगे और कुछ जूतों में लगाओगे, तो शायद आपके पास एक कंप्लीट पैकेज होगा जो हर फेस्टिवल्स, हर मौके पे आप पहन पाओ। एंड इसीलिए जब भी आपको लगे कि मेरे को और एक फंड ऐड करना है, और एक फंड ऐड करना है, बेसिक नंबर होना चाहिए जो आपके एसेट एलोकेशन के मुताबिक हो, जो आप एंड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बैठ के डिसाइड कर सके। बट उससे ज्यादा अगर नंबर बढ़ जाता है तो देन इट बिकम्स टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड प्लीज डोंट फॉलो दैट एंटायर पीस, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मेरे पास 3 ही शर्ट पैंट है, बट मैं अभी और दूसरा जूता कौन सा पहनूं। फिर आप गिव अप कर दोगे, बोलोगे ठीक है ये एक ही जूता है, वो बेहतरीन है, सब पे चलता है।
एंड दैट्स वेयर आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आपको एक सोच समझ के डिसीजन निर्णय लेना है कि कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए. प्लीज सिट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डिसाइड, बिकॉज गेटिंग टू मच स्कैटर्ड विल मेक यू कंफ्यूज्ड एंड आप खुद ही कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन की ट्रैप में फंस जाओगे. So here are those first 5 mistakes which we can avoid. Let's get into the next mistake which we can avoid. Timing the market. ये एक अगेन ऐसा ट्रैप है जो ट्रैप में हम कभी ना कभी एक्साइट हो ही जाते हैं. एंड मार्केट करेक्ट हुआ है, अभी मुझे पैसा डालना चाहिए, मार्केट ऊपर गया, अभी मेरे को पैसा नहीं डालना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो टाइमिंग करना, इमेजिन कीजिएगा कि जस्ट आप इतना हिसाब लगा दो कि मार्केट में कितने लोग हैं, एंड जितने लोग हैं उतने सभी लोग सोच रहे हैं. एंड अगर आप टाइम करने की बात कर रहे हो तो टाइम करने की वही बात हुई कि मार्केट में जितने भी लोग हैं जो मार्केट में निवेश करते हैं, वो सब लोगों के दिमाग से ऊपर हमारा दिमाग होना चाहिए ताकि हम लोग मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके. प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है. ज्यादातर लोग इसके अंदर कामयाब नहीं रह पाते. बड़े से बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बुफे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे को कौन से वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए. उन्होंने हमेशा ये सोचा कि कहां पे निवेश करना चाहिए. एंड दैट्स वेयर टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी रिस्की. एंड इसके अंदर दूसरा रिस्क भी है, एंड दूसरा रिस्क वो है कि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये सिचुएशन में हम लोग हमेशा आए होंगे. हाईवे पे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, सामने एक टोल नाका आता है. द टोल बूथ के अंदर हमको जाना है. अभी वो टोल बूथ के अंदर हमारे पास करीबन 5-6 एंट्रीज है. उसके अंदर से कोई एक लाइन में हम लोग घुस जाते हैं. अभी लाइन जैसी हमारे यहां है, बाजू में भी है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही है कि जिस लाइन में हम लोग खड़े रहे उसके बाजू वाली लाइन पहले चलना शुरू हो जाती है, फिर हमारे उसके दूसरे बाजू वाली लाइन भी चलना शुरू हो जाती है. एंड हम ये सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या मैं अपनी लाइन में खड़ा रहूं या बाजू वाली लाइन में निकल के आऊं. 2-3 गाड़ियां जाती है, तब हम लोग पीछे आते हैं, बोलते हैं कि चलो छोड़ो सबको, ये पीछे आते हैं, दूसरे लाइन में जाना शुरू करते हैं. जस्ट आपने आपकी गाड़ी दूसरे लाइन में लगाई, तब आपकी पहली लाइन चलना शुरू हो गई. अब क्या करोगे? थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है. आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते. आप वो टोल के बूथ में लाइन में जब खड़े हो, आपको पता नहीं है कि वो जो फास्टैग रीडर है वो कौन से बूथ का फास्टैग रीडर जल्दी चलेगा एंड कौन से बूथ का फास्टैग रीडर जल्दी नहीं चलेगा. एंड इसीलिए टाइमिंग करना कभी भी मुनाजिम नहीं है. आप अगर सोच समझ के आए हो तो ज्यादा 1 मिनट इधर या 1 मिनट उधर होगा, बट आपका वो जो गलत लाइन में जाने का जो चॉइस था, वो चॉइस आपको बहुत कम दफा फायदा दे सकता है, बट फिलहाल उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है. एंड इसीलिए प्लीज डोंट टाइम द मार्केट. टाइमिंग द मार्केट इज वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज इट्स एज गुड एज कि आप अपने आप को दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसके 1 नॉच अबाउ मानते हैं, एंड फिर वो 1 नॉच अबाउ से आप सभी इन्वेस्टर्स को हराने की कोशिश करते हैं. And that's where timing the market is pretty risky. Don't get into that. Let's get into point number 7. And this is something which is there, which we call it as trading strategies. यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उत्तेजित होते हैं कि ट्रेड करते हैं. यहाँ पे ये सेक्टर अच्छा लगता है, वो सेक्टर में डालेंगे, वो सेक्टर अच्छा लगता है, वहां पे डालेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. एक इवेंट हुआ था, एक चीज हुई थी मेरे साथ. आई वुड जस्ट लाइक टू कोरिलेटेड विद दिस एंटायर टॉपिक. करीबन 2-3 महीने पहले हमारे घर में हमेशा बाहर खाने का थोड़ा सा क्रेज है ही, एंड आई एम श्योर आपके घरों में भी होगा ही. तो घर में एक माहौल बना कि एक अच्छा सा पंजाबी खाना खाने जाना है.
अभी पैंडेमिक से बाहर निकल चुके थे, बाहर घूमना फिरना बहुत ज्यादा चल चुका था, करीबन 1 साल बीत चुका था, एंड बहुत समय हुआ था कि अच्छा पंजाबी खाना नहीं खाया था हमने। वो करारी रोटी जो तंदूर में से जस्ट बाहर निकलती है, वो अच्छी दाल मखनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम श्योर मुंह में पानी आया होगा, बट ये सब चीजों का एक अच्छा सा क्रेविंग आया था। हम लोग निकले, सब तैयार होके घर से बाहर निकले। घर के बाहर हमारा एक मॉल है, मॉल की सीढ़ियां जैसे ही हम लोग चढ़ रहे थे, वो सीढ़ियों के इधर हमको 2 दुकानें दिखी। एक दुकान मतलब होटल्स दिखे। एक होटल ऐसा था जिसके अंदर एक अच्छा सा दरवाजा लगा हुआ था, एक बेहतरीन इंसान था जो बाहर हमको वेलकम करने खड़ा था। बाहर अंदर जाए तो म्यूजिक भी एक हल्के से टाइम का म्यूजिक लगा हुआ था। वहां अंदर जाए तो एक इंटीरियर्स देखे तो हम चकाचौंध रह गए, एंड वी गॉट एक्साइटेड। हालांकि उसके एग्जैक्ट सामने एक होटल था, जो होटल पंजाबी खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। हम इनफैक्ट वही होटल में जाने के लिए आए थे, बट जैसे ही हमने ये होटल देखा, मैंने सोचा बाप रे, इतना अच्छा दरवाजा है, इतना अच्छा कलर लगाया हुआ है, इतना अच्छा इंटीरियर्स लगाया हुआ है, जरूर यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, मुझे जाना ही चाहिए। हम वो अच्छा खाना जहां पे हमको पता था कि अच्छा खाना मिलेगा, उसको छोड़ के ये होटल में घुस गए, खाना मंगाया। एंड खाना जब हमने मंगाया तब हमको पता चला कि इसका सिर्फ एक्सटीरियर्स अच्छा था, अंदर का इंटीरियर्स अच्छा था, बट जो खाना खाने की इच्छा हमको थी वो पूरी नहीं हो पाई। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जब हम सोच के आए कि हमको आनंद किससे मिलेगा, हमको आनंद एक अच्छे पंजाबी खाने से मिलेगा, वो करारी रोटी से मिलेगा, वो अच्छी दाल मखनी जिसके अंदर हल्का सा मक्खन डाला हो, वो चना मसाला, उससे हमको आनंद मिलेगा। एंड वो आनंद हमको पता था कि इसके अंदर वो दूसरे होटल की महारियत है, एक्सपर्टाइज है, बट फिर भी हम लोग वो जो अच्छा सा डेकोर था, वो डेकोर को देख के एक्साइट हो गए। निवेश में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाव अच्छा है इसीलिए ले ले। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार इसका एक टिप आया है इसके लिए ले ले। कई बार ऐसा होता है, मेरा दिल कहता है कि इसके अंदर क्विकली पैसा बनाऊंगा एंड निकल जाऊंगा, उसके लिए हम लोग करते हैं। बट निवेश हम लोग क्यों करते हैं? जैसा कि हम लोग बाहर निकले थे, घर से बाहर हम लोग क्यों निकले थे? एक अच्छा पंजाबी खाना खाने के लिए। वैसे ही आप निवेश क्यों कर रहे हो? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए, एक अच्छी कंपनी के लिए। एंड जब आपका भाव कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा अहम हो जाता है, तब शायद आपको यह सोचना चाहिए कि आप शायद गलत बेसिस पे डिसीजन लेते हो। इक्विटी शेयर होल्डिंग क्या होता है? इक्विटी में आप निवेश करते हो, आप कंपनियों में निवेश करते हो, कंपनी के भावों में निवेश नहीं करते। अगर भाव और अच्छी कंपनी दोनों मिले तो बहुत बेहतरीन, बट आपका बेसिक वही होना चाहिए कि अच्छी कंपनीज में अच्छे तरीके से निवेश करें। एंड अगर आप अच्छी कंपनीज में अच्छे तरीके से निवेश करोगे तो भाव तो आज नीचे कल ऊपर होता ही जाएगा, इट विल टेक केयर ऑफ इट। एंड सिर्फ उसी वजह से जो हमने गलती की थी कि गलत रेस्टोरेंट में सिर्फ भाव देख के, या फिर मतलब भाव इन द सेंस सिर्फ बाहर की शानो शौकत देख के हम लोग जहां पे गए थे, अंदर जाके खाना काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। तो इन द सेम वे व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, हैव योर गोल्स रियली क्लियर कि आप निवेश क्यों कर रहे हो, उसका उद्देश्य, उसका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप उसका उद्देश्य एंड गोल क्लियर रखोगे तो शायद आप वो गलती ना कर पाओ कि ओके, कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी। रास्ते में हमको काफी ज्यादा होटल्स दिखे थी, राइट? डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहती है, बट वो डिस्ट्रैक्शंस से हम लोग दूर हटके हम लोग सिर्फ हमारे गोल पे फोकस कर पाएंगे, जिसके थ्रू एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाए। वी शुड नॉट फोकस ऑन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, rather focus on investment strategies, and that is your loose stone number 7. Let's get into your loose stone number 8. Don't invest without evaluation. कहीं सोच समझ के बगैर निवेश मत कीजिएगा। अगर सोच समझ के आपने निवेश नहीं किया तो शायद आप कहीं गलत जगह पे जा सकते हो। एंड लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हमारे हर एक जिंदगी की कुछ थियरीज होती है।
एंड जिंदगी की थियरीज अगर हम लोग वही थियरी कोई दूसरे सब्जेक्ट में लगा दे तो कितना खतरा हो सकता है। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। अभी वैकेशन का मूड चल रहा है बच्चों के, कई बच्चों के वैकेशंस खत्म होने आए हैं, कई बच्चों के वैकेशंस शुरू हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। एंड जब वैकेशंस का मूड होता है तब हमको कहीं बाहर घूमने की इच्छा होती है, राइट। बच्चों को भी छुट्टियां हैं, हम भी थोड़ा जाके आ सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। बाहर घूमने का एक अच्छा सा मूड बन जाता है। अभी सोचिएगा कि अगर आपको एक वैकेशन प्लान करना है तो कैसे करते हो वैकेशन प्लान? कहीं आपने वो होर्डिंग देखा होगा कि अरे ये जगह बहुत बेहतरीन है, या फिर कहीं व्हाट्सएप से आया होगा कि अरे ये जगह बहुत बेहतरीन है, या फिर कहीं आपने दोस्त ने बोला था अरे वो जगह पे आप जाके आए कि नहीं, वहां पे जाना चाहिए। सो सबसे पहले आपकी जगह डिसाइड होती है, राइट। एक बार आपने वो जगह डिसाइड कर ली, देन आप उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हो कि ओके वो जगह पे हम लोग कैसे जाए। सो यू डिसाइड योर मोड ऑफ ट्रैवल कि वहां से वहां तक हम हवाई जहाज से जाए, वहां पे हम लोग बोट से जाए, या ट्रेन से जाए, या हम लोग कार से जाए। तो यू डिसाइड द मोड ऑफ ट्रैवल। सो ओके, हवाई हमने जगह डिसाइड कर ली पहले, फिर हमने मोड ऑफ ट्रैवल डिसाइड कर दिया, फिर हम लोग सोचते हैं कि कितने दिनों तक जाए यार, 6 दिन तक जाए या 7 दिन तक जाए या फिर 10 दिन का वैकेशन करे वहां पे। एंड देन यू डिसाइड द नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन लगेंगे वो जगह कवर करने के लिए। अभी इतना सब हो गया, देन फाइनली आप आपके ट्रैवल कोऑर्डिनेटर से बात करते हो या फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो एंड जाके चेक करते हो कि वहां पे कौन से फ्लाइट्स की टिकट लेनी चाहिए, कौन से ट्रेन की टिकट लेनी चाहिए, एंड उधर कौन से होटल्स में रहना चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली योर ट्रैवल प्लान लुक्स लाइक। नाउ इमेजिन कीजिएगा यही चीज अगर आप आपकी सेहत के साथ करो तो कितना रिस्की हो सकता है। सेम फ्लो, राइट। तो ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपने कहीं होर्डिंग देखा, किसी ने बोला कि ओके ये जगह अच्छी है। वैसे ही हेल्थ में आपने कहीं होर्डिंग देखा एंड किसी ने बोला कि नी सर्जरी करना चाहिए। ओके, नी सर्जरी करना चाहिए, आप उत्तेजित हो जाते हो, आप बोलते हो ठीक है नी सर्जरी करना चाहिए। ये डिसीजन आपने सबसे पहले ले लिया। अभी जैसे ही नी सर्जरी करना चाहिए आपने डिसीजन लिया, आपने नेक्स्ट स्टेप पे आए, ओके नी सर्जरी कहां होती है, अच्छा ये हॉस्पिटल्स में होती है ना, तो चलो ये हॉस्पिटल्स में जाते। तो वो हॉस्पिटल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर आप सोचते हो ओके हॉस्पिटल जाते हैं तो टेस्ट तो करना पड़ेगा, नी सर्जरी ऐसी तो होती नहीं है, तो टेस्ट करेंगे हम लोग कि कौन से टेस्ट होना चाहिए, मेरा बीपी सही है कि नहीं, मेरा शुगर सही है कि नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल सही है कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हार्ट टेस्ट होता है, सब कुछ होता है, राइट। वो टेस्ट करा लिया एंड फिर आप डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर को बोला कि सर ये देखो टेस्ट है, ये हॉस्पिटल है, यहां पे आके आपको मेरी नी की सर्जरी करनी है, एंड क्या मेरे को वो नी की सर्जरी आप करा दोगे क्या? अजीब लगता है ना। आप इस चीज को अपने इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से भी देखिएगा। इन्वेस्टमेंट के तरीके में भी कभी आपने यही थियरी इन्वेस्टमेंट्स में लगाई तो कितना रिस्की हो सकता है। सबसे पहले हमने फंड डिसाइड किया कि ओके मेरे किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने कहा है, मैंने कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा है, मैंने कहीं होर्डिंग देखा है, मेरे को वो फंड में निवेश करना चाहिए। वो आपका स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 आप फिर खुद देखते हो कि कौन सा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके ये कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। स्टेप नंबर 3 आप देखते हो कि कितना पैसा देना चाहिए, एंड स्टेप नंबर 4 आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हो कि ये लो चेक एंड आप मेरा ये इन्वेस्टमेंट करा दो। ये उतना ही अजीब है जितना अजीब वो न्यू सर्जरी का था, बिकॉज आपने कोई इवैल्यूएशन नहीं किया है, कोई उसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ आपने कहीं देख के आपने एग्जीक्यूशन किया है। एंड वो बहुत ही रिस्की होता है व्हेन यू डू इट अराउंड योर इन्वेस्टमेंट्स। सो हेंस नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट, प्लीज इवैल्यूएट 360 डिग्रीज। आपके एडवाइजर के पास बैठिएगा, 4 सवाल पूछेगा, आपकी खुद की अहमियत देखेगा, खुद का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देखेगा, खुद की काबिलियत देखेगा कि कितना निवेश कर सकते हो, कितने साल के लिए कर सकते हो, रिस्क को एनालाइज कीजिएगा। ये सब चीजें आपके एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिएगा ताकि आप दोनों सहमत होके एक सही दिशा में इन्वेस्ट करोगे, रादर देन कई होल्डिंग देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। सो विदाउट इवैल्यूएशन don't do any kind of investment, and this is your weak stone number 8. Let's get into the weak stone number 9 कि यार आज नहीं निवेश करना है, कल करना है यार, कल नहीं करते परसों करते हैं यार।
अरे सैलरी आई है बट ये महीना मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, अरे पैसा तो आया है, मेरा बोनस भी आया है, बट पहले तो हमको घूमने जाना है, अरे ये महीने मेरे बच्चे की स्कूल फीस है, अभी ये महीना निवेश नहीं करेंगे, नेक्स्ट महीना करते रहेंगे। एंड ऐसे करते 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 आपका पहला निवेश का दिन आपका आगे ही चला जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रोक्रेस्टिनेशन। आमतौर पर हमारा एक जो फॉर्मूला बोलते हैं निवेश का, क्या फॉर्मूला निवेश का होता है कि मेरी आमदनी जितनी है उसके अंदर से मैं मेरे खर्चे निकाल दूंगा तो बचा हुआ पैसा मेरा निवेश है। बट ये इतना रिस्की होता है कि ये जो खर्चा वाला एलिमेंट है ना, वो खर्चा वाला एलिमेंट कभी भी बढ़ सकता है। एक अच्छी मूवी आई, बढ़ गया, एक अच्छा वेकेशन करना है, बढ़ गया, एक अच्छी कार लेनी है, बढ़ गया, एक अच्छा सूट लेना है, बढ़ गया। एंड वो जैसे जैसे बढ़ जाता है आपका निवेश का एलिमेंट कम होता जाता है। क्यों ना हम लोग इस फॉर्मूला को बदल दे, क्यों ना हम लोग ये फॉर्मूला को ऐसे रखें कि मेरी आमदनी जितनी है उसके अंदर से मैं मेरा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का पैसा जितना निकाल दूं एंड बाकी का जितना पैसा रहे उतना मेरा खर्चा होगा। एंड फिर देखिएगा कितने कितने इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आना शुरू कर देगी। बट ये प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना है, आपको डिले ऑफ इन्वेस्टमेंट रोकना है, तो आपको आपका फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। बाजार भी आपको बहुत मौके देगा निवेश न करने के, एंड ये निवेश न करने के मौके अगर आपने मौका इसके लिए कहता हूं कि बिकॉज वो मानसिक है, बट अगर ये मौकों का आपने इस्तेमाल किया तो आपका ही नुकसान होगा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। 2008 आपके पास एक रीजन था निवेश न करने का, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी। उसके बाद 2011 आ गया। 11 में हमने निवेश क्यों नहीं करने का रीजन था, ये रीजन ये था कि मार्केट नीचे से ऊपर आ गया, अभी कैसे निवेश करूं मैं। 2008 में तो बेहतरीन था, मार्केट गिर गया तो, बट अभी तो बहुत बढ़ गया, अभी नहीं निवेश करूंगा मैं। फिर उसके बाद 2014 आ गया, वी गॉट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। न्यू प्राइम मिनिस्टर के बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई वापस बनाया। अरे ऑल टाइम हाई में कैसे मैं निवेश करूं, कर ही नहीं सकता। 2014 से भी आप बाजू में बैठे रहे। फिर आ गया 2020 कोविड, पूरी दुनिया बंद हो गई। एंड तब भी आपने सोचा अरे यहां पे कहां मैं निवेश करूं यार, 2020 में यहां पे तो पूरी दुनिया बंद हो रही है, सब जगह पे कोविड है, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। फिर आ गया 2021-22, जब मार्केट वापस बाउंस बैक हो गया एंड ऑल टाइम हाई पे आ गया। एंड आज भी हम लोग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। बट ये जब चीजों को अगर आप पकड़ के रखे हो तो आप ये भूल रहे हो कि इसके दौरान मार्केट कहां से कहां पहुंचा। जस्ट एक बार देखिएगा 2008 में मार्केट कहां था एंड 2023 में मार्केट अभी कहां है। एंड ये रिस्क होता है जब हम ये ना करने के बहाने ढूंढते रहे। इफ वी ट्राई टू प्रोक्रास्टिनेट, अगर हम लोग ना करने के बहाने ढूंढते रहे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी हाथ से वो गाड़ी छूट ही जाएगी। एंड इसीलिए आपके निवेश का जो फॉर्मूला है उसको बदलने की जरूरत है। जो फॉर्मूला आपका है कि आमदनी माइनस एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं वो आपका निवेश होगा, उसको बदल दीजिएगा। एंड ये सोचिएगा कि मेरी आमदनी माइनस निवेश, जितना बचेगा उसके अंदर मैं अपने खर्चे चलाऊंगा। एंड दैट्स योर लूज स्टोन नंबर 9। लेट्स गेट इनटू योर लूज स्टोन नंबर 10। डोंट स्टिक टू अंडर परफॉर्मर्स। नाउ यहां पे एक आम तौर की जिंदगी में जो अनुभव है अपने, उसको सामने लाना चाहता हूं मैं। हम सब ने हवाई जहाज में कभी ना कभी यात्रा की ही होगी, राइट? वी वुड हैव ट्रैवल्ड इन एयरक्राफ्ट सम और द अदर टाइम। एयरक्राफ्ट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड मेरे को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है ये चीज देख के कि एयरक्राफ्ट कैसे इवॉल्व हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयरक्राफ्ट जैसे इवॉल्व हो गए वैसे हमने देखा कि ऑटो पायलट्स आना शुरू हो गए। एंड अभी पायलट्स क्या इस्तेमाल करते हैं? पायलट्स डायरेक्ट लैंडिंग की मतलब पायलट्स का इस्तेमाल सिर्फ लैंडिंग एंड टेक ऑफ का होता है, बीच में ऑटो पायलट में होता है।
इमेजिन कीजिएगा, हम सबको पता है बीच में ऑटो पायलट में पायलट पे हवाई जहाज होता है। इमेजिन कीजिएगा आप ऐसे ही किसी हवाई जहाज में बैठे हो एंड जहां पे वो हवाई जहाज पायलट टेक ऑफ करता है, ऑटो पायलट में डालता है एंड फिर आपको पानी देने के लिए आता है या फिर बाहर टहल रहा है। कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, बिकॉज पायलट भले सब चीजें ऑटो पायलट पे हो, बट देयर हैज टू बी समवन इनसाइड। आपको कितना सेफ लगेगा जब पायलट है अंदर, कोई भी टर्बुलेंस आया, कभी नीचे जाना है ऊपर जाना है, ये सब चीजें पायलट ध्यान रखता है। And that's where, it's not only about takeoff and landing, but it's also about a pleasant journey. इन्वेस्टमेंट्स में भी एक बहुत लंबी जर्नी होती है आपके पास। वो लंबी जर्नी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, एंड इसीलिए आपके पास कोई एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि निवेश करना तो बहुत इजी है, बट वो निवेश को मॉनिटर करना भी जरूरी है। जैसे टेक ऑफ करना इजी है, ऑटो पायलट में जाना इजी है, बट वो ऑटो पायलट में भी वो पायलट ध्यान रखते रहते हैं कि विंड का स्पीड क्या है, किस तरीके से जा रहा है, कौन से स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, कितना कितना फीट ऊपर जा रहे हैं। ये सब चीजें हमको एज अ पैसेंजर पता नहीं चलती, वैसे ही आपको एज एन इन्वेस्टर पता नहीं चलती। बट यस, कहीं पे भी कुछ अंडर परफॉर्मर्स को इरेज करना हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सामने से आता है। जैसे कि थंडर स्टॉर्म आ गया तो पायलट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, आपको बताता है कि हम लोग नीचे की स्पीड पे जाएंगे या फिर नीचे के हाइट पे जाएंगे। एंड दैट्स वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा एडवाइजर आपके पास हो जो आपको ये सलाह दे सके कि आपका जो जर्नी है वो ऑटो पायलट में नहीं है, बट आपका जर्नी एक अच्छे तरीके से जहां जहां एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत हो वहां पे एडजस्टमेंट्स हम लोग कर पाए। So these were some list of 10 mistakes which you can avoid as an investor. On a closing comments, I would just like to say कि जब आप एक निवेश का जर्नी प्रवास शुरू करते हैं, राइट, तब आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो जर्नी है बहुत लंबा है। आप निवेश बहुत सारे सालों तक करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक निवेश करते हैं आप। ये सिर्फ वो जर्नी नहीं है जहां पे आप सिर्फ इमीडिएट स्ट्रेस एंड एंजाइटी के अंदर इमीडिएट चर्निंग करो या इमीडिएट नए नए मौके ढूंढते रहो। आपको ये जर्नी एक बहुत आरामदायक एंड पीसफुल होना चाहिए, एंड दैट्स वेयर यू शुड ऑलवेज ट्रैवल दिस जर्नी विद अ स्माइलिंग फेस रादर देन कैरिंग दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी विद इन यू। एंड वो स्माइलिंग फेस के लिए आपके साथ आपका हाथ पकड़ने वाला कोई होना चाहिए जो आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे वो मुस्कान हमेशा के लिए बरकरार रख सके। That's it from me. ये हमारी कोशिश थी आपको बताने की कि कौन से 10 मिस्टेक्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। छोटी सी एक प्रयास था। उम्मीद करता हूं ये प्रिंसिपल्स आप आपके पास हमेशा के लिए रखें एंड आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा रहे। That's it from my end. Over to you, Ravindra. Thank you so much. Thank you, Ankur bhai. You have been explained all the mistakes with a very simplified manner. Each mistakes you have been connected with the story. Each mistakes you have been connected with the example. So anyone can understand these 10 mistakes. और ये जो 10 mistakes, if anyone can be able to manage it, तो कोई भी successful investor बन सकता है, right? So thank you very much, Ankur bhai, for explaining in a very better way and in a very simplified way. So thank you very much. बहुत सारे questions यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने पूछे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो रिलेवेंट है जो हम सबके लिए, वो मैं ट्राई करता हूँ आपको पूछने के लिए। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन देयर, बट वन क्वेश्चन इफ आई हैव टू टेक one question which is coming from the one investor, Ankur bhai, which mistakes should I do not do while selecting the fund? कौन सी मिस्टेक्स में अवॉइड करूं while selecting the fund? Because fund selections, number of funds बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को क्या ऐसी चीज है वो अवॉइड करनी चाहिए while selecting the fund? ऐसा एक क्वेश्चन इन्वेस्टर से आया है। राइट, सो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं एक सिंपल अगेन कहानियों से मेरा लगाव बहुत ज्यादा है, सो आई विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। इमेजिन कीजिएगा, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, बट इमेजिन कीजिएगा कि आपके किसी जानकार इंसान को एक हार्ट अटैक आया है,
राइट, हार्ट अटैक आया है, वो गए हैं अस्पताल के अंदर। अस्पताल के अंदर जब पूरा वो टेस्ट हो जाता है तब आपको पता चलता है कि उनके अंदर जो वेसल्स है, वो वेन्स है, वो क्लॉग हो चुकी है एंड वो क्लॉटिंग है करीबन 70%। अभी 70% क्लॉटिंग है तो उसके अंदर अपने को एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी करने के बाद उधर एक छोटा सा स्टेंट लगता है, राइट। स्टेंट इसके लिए लगता है कि आपकी जो नसें हैं वो दब ना जाए वापस, इसके लिए उसको बरकरार रखने के लिए वो स्टेंट लगा के रखते हैं। अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि कौन सा स्टेंट लगाना चाहिए, बिकॉज वो तो जरूरी है, तो क्या आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को इंपोर्टेड में जर्मन स्टेंट चाहिए, अमेरिकन स्टेंट चाहिए, इंडियन में चाहिए, इंडियन में लेवल 1 चाहिए, लेवल 2 चाहिए? आप वो डिसाइड कर पाओगे? आप क्या करोगे? आप सीधा डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे कि आपको क्या लगता है इनकी सेहत को देख के आपको कौन सा स्टेंट लगाना चाहिए, एंड डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि मुझे लगता है कि ये स्टेंट लगाना चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। भले आपने कितना भी गूगल में उसको रिसर्च किया हो कि जर्मन स्टेंट्स कैसे होते हैं, अमेरिकन स्टेंट्स कैसे होते हैं, या फिर इंडियन स्टेंट्स कैसे होते हैं, बट जब वो फाइनल डिसीजन लेना हो ना, एंड जब वो फाइनल समझ लेनी हो, तब आपको वो डॉक्टर ही लगता है। एंड इसीलिए वी वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट कि ओके, आप आपका गूगल पे रिसर्च कीजिएगा, समझ लीजिएगा, बट ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। उसके लिए आपको एक सही डॉक्टर चाहिए, सही फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, जिसको जाके ओपनली पूछो कि ये मेरी हालत है एंड इसके लिए कौन सा फंड होना चाहिए मुझे, एंड वो आपको सही सलाह दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ गूगलिंग एंड टेकिंग योर ओन डिसीजन। सो इसीलिए दिस इज वन मिस्टेक विच पीपल डू, कि बहुत आसान लगता है कि गूगल का जवाब मिला एंड मैंने उसके अंदर निवेश कर दिया, बट ये वही हाल है जब गूगल में आप स्टेंट ढूंढते हो एंड डॉक्टर को बताते हो कि ये स्टेंट आप लगाइएगा। So that's my only thing for the investor. राइट। एक और क्वेश्चंस आ रहा है, उसमें ये है कि हाउ मेनी SIP शुड आई डू एंड हाउ मच numbers, मतलब how many SIPs I should do and how much I should do my SIPs, कितने SIP करनी चाहिए और कितने अमाउंट से करने चाहिए, वो डिसीजन हम लोग कैसे ले सके? राइट, ये डिसीजन थोड़ा सा अहम होता है हर एक जिंदगी के लिए, बट बीइंग अ ग्रीडी इन्वेस्टर, बिकॉज मैं खुद इन्वेस्टर हूँ एंड काफी सालों से, करीबन 2003 से मैं निवेश कर रहा हूँ, तो बीइंग अ ग्रीडी इन्वेस्टर आई कैन से कि जितना अपने आप को स्ट्रेच कर सको कर लो। द रीजन इज कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपका स्ट्रेच करने की काबिलियत कम होती जाती है, बिकॉज आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है एंड आपका ओवरऑल टाइम होराइजन भी कम हो जाता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द अमाउंट यू कैन डू, जैसा कि मैंने कहा, वो फॉर्मूला याद रखना कि आपकी जितनी आमदनी है उसका मेजर पोर्शन आप SIPs में डाल ही दीजिएगा, मंथली जो SIPs आता है, एंड बचे हुए में खर्चा कीजिएगा, एंड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आप सोचिएगा कि ये खर्चे को भी मैं कैसे घटा सकूं। ऐसा नहीं है कि बहुत टिमिड तरीके से आपको रहना है, आप खर्चे भी करना चाहिए। निवेश का उद्देश्य ही वो है कि आप खर्चा कर सके, बट आपको ये सोचना चाहिए कि ये खर्चा मुझे आज करना है या 5 साल के बाद करना है या मेरे रिटायरमेंट के बाद करना है। अगर आप आज ज्यादा खर्चा करोगे तो रिटायरमेंट के बाद आपको कम खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास उसकी उतनी पूंजी ही नहीं रहेगी, राइट। सो दैट्स वेयर इफ यू रिवर्स दिस फॉर्मूला, आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स, ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिएगा। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बैठेगा, 4-5 स्कीम्स मोर देन इनफ है, उससे भी कम हो तो बहुत ही बेहतरीन, बट 4-5 स्कीम्स इज मोर देन इनफ, बट स्टिल इट अलाइंस टू योर रिस्क कैपेबिलिटी, इट अलाइंस टू योर ओवरऑल गोल्स। सो एक बॉलपार्क नंबर देना बहुत ही मुश्किल है, बट आप बैठ के डिसाइड कीजिएगा कि एक ऑप्टिमम नंबर क्या होना चाहिए जिसके अंदर आप नंबर ऑफ SIPs कर सके, बट ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने से कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो कम टू दैट ऑप्टिमम नंबर। Okay. And one more questions which is coming from the one investor, he is asking that what is top up SIP, ऐसा करके एक सुना है, so what this mean is top up SIP means what, वो एक ऐसा करके एक क्वेश्चन आ रहा है, what is top up SIP? राइट, अगेन ओके, और एक हल्का सा मेटाफोर देना चाहता हूं कि
आप मतलब आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वुड बी एम्प्लॉयड समवेयर, आपकी तनख्वाह आती होगी, राइट? एंड वो तनख्वाह आती है तो आप कुछ काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको उसकी तनख्वाह मिल जाती है, राइट? तनख्वाह, बोनस, वॉट एवर दैट मनी इज, यू कीप ऑन गेटिंग इट। बट फिर भी हर साल आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी मिलता है। एंड वो इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट वो होता है कि आपने काम अच्छा किया और अच्छा काम करने के लिए मैं आपको और ज्यादा इंक्रीमेंट दे रहा हूं, जिसके तरीके से आप हमारे साथ ज्यादा समय तक रह सके एंड आप एक और अच्छा काम कर सके। एंड दैट्स एग्जैक्टली इंक्रीमेंटल टॉप अप एसआईपी इज ऑल अबाउट। कि एक एसआईपी आपकी कर रही है, कुछ उद्देश्य के साथ आपने एसआईपी किया हुआ है, आप उसको जैसा ही आपको इंक्रीमेंट आपके पर्सनल लाइफ में मिलता है, आपके इन्वेस्टमेंट लाइफ में भी आपको उनको इंक्रीमेंट एंड बोनस देना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीमेंट एंड बोनस आपके इन्वेस्टमेंट्स को नहीं दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डीमोटिवेटेड हो जाएगा एंड आप आपके इन्वेस्टमेंट को डीमोटिवेटेड करना नहीं चाहोगे। एंड दैट्स वेयर वी से कि हर साल, हर 6 महीने में जब भी आपको लगता है कि आपके पास एडिशनल एसआईपी आए तो आप वो एसआईपी को टॉप अप कीजिएगा। ना टॉप अप का मतलब क्या कि मेरी अगर 5,000 की एसआईपी चल रही है तो आने वाले साल में मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरे को ये 5,000 से 7,000 तक तो लेके जाना है, राइट? उसके आने वाले साल में मैं डिसाइड करूंगा ये 7,000 को 10,000 तक लेके जाना है एंड उसी के अंदर मैं टॉप अप करता रहूंगा। आई गिव इंक्रीमेंट एंड बोनस टू माय इन्वेस्टमेंट्स। जैसा ही मैं इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीमेंट एंड बोनस दूंगा तो इन्वेस्टमेंट शायद खुश हो जाएगा एंड आपका ख्याल रख पाएगा। राइट राइट राइट। और एनजे की सिस्टम में ये फैसिलिटीज भी है, जो आप टॉप अप एसआईपी इनिशियली एट द टाइम ऑफ एसआईपी रजिस्ट्रेशन या आप रजिस्टर्ड कर दो तो वो अपने आप एवरी ईयर टॉप अप होता जाएगा। दैट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे। राइट राइट। अभी अब लास्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे एड्रेस करें तो एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है अंकुर भाई, सेल आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर शॉर्ट टर्म? ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर मैं लॉन्ग टर्म का तो बात सुन लिया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न बनते हैं वो भी पता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा पार्क कर सकूं? सो जनरली सी हर एक का एक टाइम होराइजन होता है। अगर आपको बहुत ही छोटे समय के लिए डालना है तो समथिंग लाइक लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, आर्बिट्राज फंड, डेट फंड्स वो होते हैं। बट जब आप इक्विटी में निवेश करने की कोशिश करते हो तो इक्विटी में आपको समय लेके ही आना पड़ेगा एंड ये समय लेके आओगे इसका फायदा ही आपको होगा। बट यस, आप जैसे सेविंग बैंक में रखते हो, आप जैसे फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, उसके भी काफी डेट के ऑप्शंस अपने पास है। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो एंड वहां पे निवेश कर सकते हो जहां पे एक एवरेज रिटर्न आपको मिल जाए एंड डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाए। बट जब आप इक्विटी की बात करते हो तो शॉर्ट टर्म ये शब्द आपकी डिक्शनरी में से निकाल दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है आप लकी हो एंड शॉर्ट टर्म में आप अच्छा रिटर्न भी कमा पाओ, बट ये गेम स्प्रिंट का है ही नहीं। एज अ रनर दिस गेम इज ऑल अबाउट मैराथन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गुड स्प्रिंटर। हो सकता है एक अच्छा स्प्रिंट आप फर्स्ट 500 मीटर्स में मार सको, बट आपको अगर 50 किलोमीटर का मैराथन करना है तो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म की कौन सी स्पीड एंड कौन सी जगह पे आपको वो दौड़ना चाहिए। बट यस, अगर आपको हल्का सा शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्ट करना है तो डेट इज द ओनली ऑप्शन विच आई कैन थिंक ऑफ वेयर यू कैन इन्वेस्ट। राइट 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 राइट। So thank you अंकुर भाई for addressing the entire session। एंड मैं जो इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चंस पूछे और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर एड्रेस नहीं कर पाए तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यही क्वेश्चन आप अपने एडवाइजर से पूछिए, वहाँ से भी आपको ये प्रॉपर और परफेक्ट मैनर में आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, तो विद दैट नोट वी आर कंक्लूडिंग द सेशंस हियर। राइट, सो एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी तरफ से एक आपको होमवर्क है कि जो अंकुर भाई ने आपको जो टॉप 10 मिस्टेक्स बताया वो टॉप 10 मिस्टेक्स का आप एक लिस्ट बना लीजिए। राइट, आपके मोबाइल पे स्टोर कर लीजिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन ले तो वो टाइम पे ये पूरा 10 मिस्टेक्स का लिस्ट एक बार उसको ध्यान में रख लीजिए। जब भी आप पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू करते हो वो टाइम पे ये एक इन्वेस्टमेंट्स का जो मिस्टेक्स का आपने लिस्ट बनाया है उसको एक बार भी साथ में रिव्यू कर ले, ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई while डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स ये जो कोई मिस्टेक्स तो नहीं है ना जो हमारे से हो रही है।
राइट। तो ये मेरी तरफ से एक होमवर्क है कि ये जो आज हम लोगों ने सुना है ना, वो लिस्ट बना के अपने मोबाइल पे स्टोर कर लीजिए। देन आई एम डैम श्योर कि हम एवरीवन, ऑल ऑफ अस कैन बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टमेंट्स, जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट्स में लगा रहे, उसमें से हम लोग अच्छा रिटर्न बना पाए और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, राइट। दिस इज द हाउ यू हैव टू रिव्यू एंड मैनेज योर पोर्टफोलियो। क्या नहीं करना चाहिए वो भी ध्यान में रख लोगे, देन यू आर थ्रू, योर जॉब इज डन, राइट अंकुर भाई। यस यस, थैंक यू सो मच। आपने संडे के दिन में समय निकाला। उम्मीद करता हूं कि वैल्यू एड आपका हुआ हो, एंड आई विश यू अ प्लेजेंट इन्वेस्टमेंट जर्नी अहेड। Thank you so much. With that best wishes, we are concluding the session here. Thank you very much, and enjoy your Sunday. Thank you.